खंड ए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों से जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार नीले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। तो देखो चिड़िया की बात बताई जा रही है कि सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठी थी जो कि बहुत सुंदर थी, गर्दन लाल थी, पंख नीले थे, उसके बहुत प्यारा सिर था और चित्र विचित्र चित्रकारी की गई थी। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश विषय से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही 2-2 मार्क्स के हैं। तो ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से उनको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, चिड़िया कहाँ बैठ गई थी? तो चिड़िया गुलाब की डाली पर। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चिड़िया के पंख कैसे थे? तो चिड़िया के पंख चमकदार नीले। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी जो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, गद्यांश और पद्यांश में, गद्यांश एक पैराग्राफ होता है, स्टोरी में से लिया जाता है, जबकि पद्यांश जो है वो कविता में से लिया जाता है। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखो पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। देखो क्या कह रहे हैं भाई, सामने अगर पहाड़ भी आ जाता है, सिंह की दहाड़, शेर की दहाड़ भी आ जाती है, तो तुम निडर बनकर, तुम्हें हटना नहीं है, तुम निडर बनकर वहां पर डटे रहो, मतलब अपना जो काम है उसे करते रहो। अब इससे प्रश्न पूछते हैं, देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, सामने पहाड़ होने पर भी तुम्हें क्या बनकर डटे रहना है? क्या बनकर डटे रहो? डरपोक बनकर, भागकर, निडर बनकर या हार कर? तो निडर बनकर। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंह की दहाड़ से क्या अभिप्राय है? तो सिंह की दहाड़ मतलब कि शेर की आवाज। तो गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी का बहुवचन। तो कुर्सी का बहुवचन कुर्सियां, लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, जैसे कि ये कुर्सी लिखा गया, ये हो जाएगा गलत। जब भी बहुवचन पूछा जाए और इस तरह की कोई मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, कोई भी मात्रा आती है, तो उसे हमें छोटी कर देना होता है। तो देखो यहाँ पर ये देखो, कुर्सियों तो होगा ही नहीं, या तो ये कुर्सियां होगा या ये कुर्सियां होगा, लेकिन जब कुर्सियों का बहुवचन होता है तो उसमें आ की साउंड आ जाती है। तो कै आंसर यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। कै आंसर कुर्सियां यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, दिए गए शब्द में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जिसको फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा ग्रुप में होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी, जैसे कि दिल्ली, या इसके हम कहते हैं राम, श्याम, सीता, इस तरह से कह देते हैं, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। अगर हम कह दें कि शहर, इसके अलावा हम कह दें देश, जहाँ पे ग्रुप की बात होती है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा जिसे फील किया जा सकता है। तो यहाँ पे मिठास, देखो लकड़ी, शेर और ये कपड़े, ये सब क्या हो जाएंगे? शेर यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक आ जाएगा। लकड़ी और कपड़े, कपड़े यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कपड़े यहाँ पे कोई भी कपड़ा हो सकता है, व्यक्ति, ये हो जाएगा जातिवाचक। लड़की, शेर, ये भी यहाँ पे जातिवाचक है, क्योंकि किसी, अगर ऐसे कहा जाए कि राम मां लड़की, या किसी और लड़की का नाम लेके कहा जाए, तब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लड़की, शेर और कपड़े, ये सारे यहाँ पर क्या है? ये है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जबकि आपसे क्या पूछा गया है? भाववाचक। तो मिठास यहाँ पे क्या आ जाएगी? भाववाचक। गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया आरंभ का विलोम शब्द बताइए। तो आरंभ मतलब कि स्टार्ट, इसका विलोम क्या हो जाएगा? एंड। एंड मतलब कि अंत। तो प्रतिकूल, शुरुआत, अनंत, ये नहीं होगा, अंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। सुनहरा मौसम में विशेषण बताइए। तो सुनहरा मौसम, मौसम की विशेषता बता रहा है, सुनहरा मतलब कि गुण बता रहा है उसके, तो गुणवाचक। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर के 4 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और ये आपके चैप्टर में से लिया गया है। देखो क्या है, यह जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी कि जो चीज़ बची हुई है उनकी गुणवत्ता में कमी आई है। फिर मौसम और ऋतु के अनुसार फलों, खादानों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणी या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो यहाँ पे दिया गया, अब इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ में से लिया गया? तो देखो, खान पान की बदलती तस्वीरें में से पूरा पूरा पता चल रहा है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि खान पान की संस्कृति में आए बदलाव के कारण व्यंजनों की गुणवत्ता पर, मतलब उसकी क्वालिटी किस प्रकार प्रभावित हुई है? तो क्वालिटी में क्या आई है? कमी आई है। पहले प्योर खाना होता था, अब प्योर खाना नहीं होता, तो सेकेंड आंसर घट गई है, यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले व्यंजन और पकवान किसके अनुसार बनते थे? पहले व्यंजन और जो पकवान थे किसके अनुसार बनते थे? त्योहारों के अनुसार, महीनों के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, या ऋतुओं और मौसम के अनुसार? तो पहले क्या बनते थे? ऋतुओं और मौसम के अनुसार क्या बना जाता था? खाना बनाया जाता था। तो पहले ऋतुओं और मौसम के अनुसार क्या बनता था? व्यंजन बनते थे। लोग अब व्यंजनों को ऋतु और मौसम के फलों और खाद्यान्नों की उपलब्धता के अनुसार क्यों नहीं बना पाते हैं? अब लोग, जो पहले क्या था, हर समय लोग फ्री होते थे, आराम से अच्छा सा काम करते थे, लेकिन अब क्या है, लोग बिजी हो गए हैं, तो समय के अभाव के कारण, थर्ड आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा कि समय के अभाव के कारण लोग क्या है, अब जैसे फलों और खाद्यान्नों की उपलब्धता को के अनुसार भोजन जो है, व्यंजन नहीं बना पाते हैं, जैसे उनको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो क्या कहा गया है, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो क्या है, पहले समझते हैं कि कौन से चैप्टर से है, उसके बाद देखते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखो कौन से चैप्टर से लिया गया है? एक तिनका चैप्टर में से लिया गया है। क्या कह रहे हैं कि जब उसके आंख में जो तिनका गया वो निकल गया, तब समझ ने क्या कहा उसे, बहुत, उसकी समझ ने, उसकी बुद्धि ने उसको क्या दिए? बहुत ताने दिए। ऐठता, और कहा कि ऐठता तू क्यों है भाई, तू इतनी अक्कड़ या इतना तू घमंड क्यों रह रहा है, क्यों ले रहा है? एक तिनका है तेरे लिए बहुत, मतलब एक तिनका जैसे ही तेरी आंख में गया, तेरी सारी घमंड जो था वो दूर हो गया, तो इसलिए क्यों इतना अक्कड़ में रहा, या इतना न वो तू घमंड कर रहा है? ये उसकी समझ, उसकी बुद्धि ने उसे ताने दिए। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उपयुक्त कविता में कवि का नाम बताइए। तो आप जरूर अपने जितने भी चैप्टर आपके आने वाले हैं, जितने भी चैप्टर 4 या 5 चैप्टर हैं आपके, उनके लेखक का और कवि का नाम जरूर याद करके जाइएगा। तो उपयुक्त कविता के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसके कवि हैं, फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, कवि की आंख में पड़े तिनके का क्या हुआ? फाइनली वो निकल तो गया, लेकिन पीड़ा देकर निकला। तो क्या है, काफी कोशिश से किसी तरह निकल गया, मतलब। तो थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि को किसने ताने दिए? कवि को किसने ताने दिए थे? बुद्धि ने, उसकी समझ ने ताने दिए थे ना, तो बुद्धि ने, साथी, शत्रु या पत्नी ने नहीं दिया था, बुद्धि ने दिया था। तो 4 आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कवि को किस बात के ताने सुनने पड़े थे? किस बात के ताने सुनने पड़े थे? कि वो इतनी घमंड दिखाता था ना उसी चीज के, तो घमंड दिखाने के, दयालुता दिखाने के, विनम्रता दिखाने के, घर की छत पर खड़े रहने के नहीं, घमंड दिखाने के। तो थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है 1 मार्क्स के हैं, 2 प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, यासुकी चान किससे पीड़ित था? यासुकी चान को बीमारी थी, कौन सी बीमारी थी? पोलियो। तो पोलियो से ग्रसित था। सेकंड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोर के बच्चे ने अपना बसेरा कहाँ बनाया था? तो मोर के बच्चे को देखो पूरे कमरे में दे दिया था, लेकिन क्या था, मोर का बच्चा कमरे में नहीं रह रहा था, कमरे के अंदर एक रद्दी कागजों की टोकरी थी, उसके अंदर उसने क्या बनाया? अपना बसेरा बनाया। तो क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर? फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो क्या कहा गया, एक एक प्रश्न के एक नंबर के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। सज्जन संपत्ति को क्यों एकत्रित करते हैं? देखो सज्जन व्यक्ति क्या करता है, अपने लोगों की भलाई के लिए क्या करता है? अपनी संपत्ति को एकत्रित करता है, जब लोगों को जरूरत होती है तो उनकी भलाई करता है। तो अपने काम को करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, विलासता के लिए, दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। तो सेकेंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरों की भलाई करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर, मछलियां अपना पानी के प्रति अपना अटूट मोह किस प्रकार व्यक्त करती है? मतलब मछलियों को अगर पानी से निकाल दोगे तो अपनी जान दे देती है, अपने क्या है, अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी के बिना रहती नहीं है। पानी में रहकर, पानी में सांस लेकर, पानी के अभाव में अपनी जान देकर, या जल के साथ स्वयं आकर। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही होगा कि पानी के अभाव में अपनी जान देकर जो मछलियां हैं वो पानी के प्रति अपना मोह दिखाती है। तो ये सेक्शन ए था, ये सेक्शन क्या था। अब सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस है। चौराहा में समास बताइए। तो चौराहा, देखो 2 समास ज्यादातर पूछे जाते हैं आपसे, द्विगु या होता है द्वंद्व समास। देखो द्विगु समास क्या होता है, जिसके अंदर कोई संख्यावाची शब्द आता है। पहला देखो चौराहा,
चार राहों का समूह है, चार रस्तों का समूह है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, इसके अलावा जैसे सप्त ऋषि, सात ऋषि, है ना। तो जहाँ पे संख्यावाची पहला शब्द उसका संख्यावाची आ जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। और द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें माता पिता योजक चिन्ह आ, जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन और रात, तो इस तरह का जो होता है उसमें मोस्टली क्या होता है, द्वंद्व समास। तो ये दो समास मतलब हालांकि काफी सारे और भी हैं, बट ये दो इजी हैं इसलिए उनको समझा दिया है और ज्यादातर यही आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि अनुसार में उपसर्ग बताइए। तो अनु प्लस सार, इस तरह से इस शब्द बना है अनुसार। तो अनु यहाँ पे उपसर्ग है और सार यहाँ पर मूल शब्द है। तो जो शब्द शुरुआत में लगते हैं किसी मूल शब्द के उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दैनिक कहा जाए, दैनिक, तो दैन प्लस इक, इक यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पीछे शब्द लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सफल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, सफलता। परिश्रम विद्यार्थी सफल होते हैं, वाक्य में विशेषण बताइए। तो परिश्रमी विद्यार्थी सफल होते हैं, किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की क्या, कि वो परिश्रमी है। तो परिश्रमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिश्रमी यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। एक तिनका में कवि किस भाव से खड़े हैं। एक तिनका में कवि क्या होते हैं, बड़े ऐठ कर खड़े होते हैं ना, बड़े ऐठ के, घमंड के भाव से। तो क्या आंसर हो जाएगा, घमंड के भाव से। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, एक तिनका के कवि कहां पर खड़े हैं। तो कवि कहां पर खड़े होते हैं, मुंडेर पर खड़े होते हैं, बड़े ऐठ के खड़े होते हैं, मतलब बड़े घमंड से खड़े होते हैं। क्वार के बादल कैसे होते हैं। तो क्वार के बादल जलहीन और वर्षा में असक्षम, मतलब एक तो जलहीन होते हैं, पानी नहीं होता, और वर्षा करने में असक्षम होते हैं, मतलब वर्षा नहीं कर पाते हैं। पेड़ और सरोवर का स्वभाव कैसा होता है। तो पेड़ क्या करता है, हमेशा दूसरों की भलाई करता है ना, चाहे वो फ्रूट से करे, छाया से करे। इसी तरह सरोवर क्या है, अपनी नदी का पानी खुद नहीं पीते, दूसरों को पानी पिलाती है सरोवर, मतलब कि नदी। तो ये दोनों क्या करते हैं, दूसरों की भलाई करने का काम करते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है, दूसरों की भलाई करने वाला। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में 4 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तोतो चान ने यासुकी चान को कहाँ बुलाया था। तो तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था। ढोकला गठिया कहाँ का भोज्य पदार्थ है। तो गुजरात का भोज्य पदार्थ है, विशेषकर कहाँ का है, गुजरात का। कामकाजी महिलाएं व्यंजन तैयार करने को मुसीबत क्यों समझने लगी। देखो उनके पास में समय नहीं होता, समय की कमी होती है, इसलिए समय की कमी के कारण कामकाजी महिलाएं जो है वो व्यंजन तैयार करने को मुसीबत समझने लगी। आप एक एक शब्द में आंसर लिख सकते हैं। मोर के बच्चे कैसे दिखाई देते थे। तो मोर के बच्चे तीतर के बच्चों के समान। मोर के बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे, तीतर के बच्चों के समान दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश के किन्हीं 4 प्रश्नों के गद्यांश ये आपके चैप्टर में से लिया गया, बुक्स में से लिया गया है। 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। हर प्रश्न 2 मार्क्स का है, टोटल आपके हैं 8 मार्क्स के। तो देखो 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखो क्या कहा गया, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय क्यों हो जाता है। तो नीलकंठ कौन था, मोर था, उसका पिंजरे में रहना असहनीय क्यों हो जाता है बसंत ऋतु में। क्योंकि क्या है, बसंत ऋतु बहुत अच्छे वहां पे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया कि इतना सुहाना मौसम हो जाता है कि उसको जाली मतलब पिंजरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो क्या कहा गया है, नीलकंठ को पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर सुनहरी मंगूरिया बहुत भाती है। मतलब कि नील जो वो होती है, क्या कहते हैं, बसंत ऋतु होती है, उसके अंदर फूल लगे होते हैं, पल्लवित वृक्ष होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस समय अशोक पर नए पेड़ पर नए लाल लाल पत्तों से अशोक का जो पेड़ है वो लाल लाल पत्तों से ढक जाता है। ऐसी मनोरम ऋतु को देखकर नीलकंठ बाहर आने के लिए बेचैन हो जाता है, मतलब उसका मन करता है कि वो बाहर उड़े, बाहर खेले, लेकिन क्या है वो पिंजरे में बंद है, इसलिए उसका मन क्या हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। इसीलिए उसे जो जाली घर में रहना असहनीय लगता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है देशी विदेशी व्यंजनों का मेल। मिश्रित संस्कृति होता है कि मतलब मिक्स करना। अब खान पान की मिश्रित संस्कृति मतलब कि जितनी देसी खाना है, विदेशी खाना है, उनको क्या करना, मिक्स करना, है ना। उससे क्या हो रहा है, उसकी देखो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब देशी विदेशी व्यंजनों का मेल, अर्थात स्थानीय व्यंजनों और पकवानों का महत्व रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों और विदेशी व्यंजनों को
के पकवानों को भी अपनाना। जैसे कि अब हमारे देश में देखो सिर्फ ऐसा तो है नहीं, इंडियन फूड मिलता है, चाइनीज फूड भी मिलता है यहाँ पे ना, डोसा, पिज्जा, बर्गर, हर एक तरह का खाना मिलता है ना, तो और हर एक तरह के लोग खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह उसको अपनाना ये क्या है, मिश्रित संस्कृति है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने क्यों प्रयास किए। या वो क्या चाहते, तो चांद क्या चाहती थी, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, तो क्योंकि उसको क्या था, वो पोलियो था, जिसकी वजह से वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी कि वो उसको पेड़ पर चढ़ाए। तो देखो क्या है, यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त बालक था, उसके लिए किसी पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। उससे 1 वर्ष बड़ी तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाए, और उसने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, खान पान, यहाँ पे खान पान आ जाएगा। खान पान संस्कृत राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी सहायक है, कैसे। तो देखो राष्ट्रीय एकता, अब देखो एक ही जगह अलग अलग तरीके का फूड मिलना, तो क्या करते हैं लोग उस तरह की भाषा, अब जहाँ मान लो कहीं पंजाबी ढाबा है तो वहाँ पे पंजाबी लोग भी हो सकते हैं, तो क्या है, पंजाबी भाषा, बोली, पहनावा भी हो सकता है। तो लोग जब खाना अपनाते हैं तो उस तरह की भाषा, बोली को भी अपनाना शुरू कर देते हैं, उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में देखो हरियाणवी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, तो यही क्या है, राष्ट्रीय एकता। देखो क्या आंसर है, खान पान की संस्कृति के माध्यम से हम दूसरी चीजों जैसे कि बोली, भाषा, पहनावा आदि की ओर भी हमारा ध्यान जाएगा, ध्यान देंगे, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। जब हम उस फूड को पसंद करेंगे तो वहाँ के लोगों को पसंद करेंगे। कई बार तो लोग स्पेशली वहाँ पे स्पेशल फूड खाने के लिए भी जाते हैं। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। तो नीलकंठ जो मोर था उसने सांप से खरगोश के बच्चे को किस तरह बचाया था। जब नीलकंठ ने खरगोश की चीख सुनी तो वह जल्दी से सांप के पास आया। जैसे ही नीलकंठ को लगा कि खरगोश चिल्ला रहा है, चीखा, तो वो फटाफट भागकर कहाँ गया, सांप के पास गया, और सांप के फन को पंजों में दबोचकर चोंच से प्रहार करने लगा। और जैसे वहां पे गया तो सांप को उसने क्या किया, सांप के जो फन होते हैं वहां से सांप को पकड़ लिया और अपनी चोंच से क्या करने लगा, उस पर चोट करने लगा, प्रहार करने लगा, जिससे कि सांप की जो पकड़ थी, जिसने उसे पंजों में पकड़ रखा था खरगोश को, उसकी पकड़ ढीली हो गई, और ढीली होते ही खरगोश वहां से बाहर आ गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया। 30 यहाँ पे भी देखो पद्यांश है, मतलब कि पोएम से चैप्टर है, उसमें से दिए गए हैं। 30 मार्क्स के यहाँ पे 30 to 40 शब्दों में आपको देना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। देखो क्या कहा गया है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी परेशान हो गया, उसे पीड़ा होने लगी और उसकी सारी घमंड जो था वो गायब हो गया। उसे घमंड था, ऐठ था ना, लेकिन आंख में जैसे ही तिनका गया वो परेशान हो गया, उसे दर्द होने लगा, वो कभी किसी से हेल्प मांग रहा है, कभी किसी से, तो फाइनली जो उसका घमंड था वो सारा चूर हो गया और उसको क्या हुआ, दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी। और इसी तरह सिर्फ एक तिनके ने क्या किया, उसकी सारी घमंड को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े को लपेटकर मूठ बनाया, एक गांठ सी बना ली और उसकी मदद से आंख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। तो किस तरह से, क्या एक कपड़ा पड़ा था उसको मूठ मतलब कि गांठ तरीके से बना ली और उससे वो जो तिनका था उसको निकालने का प्रयास करने लगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या कहा गया है, जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है जबकि मछलियां पानी से अपना मोह छोड़ नहीं पाती हैं। जैसे जाल पड़ता है, जाल अगर एक नदी के अंदर जाल गिराया जाता है तो पानी उसमें से बहकर निकल जाता है, लेकिन मछलियां क्या करती है, पानी से अपना मोह छोड़ नहीं पाती हैं, जबकि मछलियां जो है वो पानी से अपना मोह छोड़ नहीं पाती। दोनों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है, क्योंकि उसको कोई मोह नहीं है ना, तो वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो मछलियां हैं अगर उसको पानी के बाहर निकाल दो तो वो जान दे देती है, लेकिन अपने जो पानी के बिना वो रह नहीं पाते। तो देखो क्या है, जाल पड़ने पर पानी इसलिए बह जाता है क्योंकि वह मछलियों का जो मोह है छोड़ देता है। पानी मछलियों के साथ रहता है ना, लेकिन जैसे ही जाल पड़ता है तो मछलियां तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है क्योंकि उसको मछलियों से कोई मोह नहीं होता। लेकिन जबकि पानी से निकल जाने पर मछलियां तड़प तड़प कर आसानी से जान दे देती है, लेकिन पानी का मोह यहाँ पे मोह आ जाएगा, मोह नहीं छोड़ पाती। मछलियां क्या है, पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती, बिना पानी के अपनी जान दे देती है, लेकिन क्या नहीं करती है, तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाते। जबकि पानी को इतना मोह नहीं होता, जैसी मछलियां जाती हैं वो वहां से निकल जाता है, वो पानी जाल में से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है,
धरती और मानव के शरीर में क्या समानता है, उत्तर लिखिए। देखो, धरती और मानव के शरीर में जिस प्रकार शरीर सर्दी, गर्मी और वर्षा अर्थात विषम परिस्थिति कठिनाइयों को सहना पड़ता है, जिस प्रकार शरीर को सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, इन सभी विषम परिस्थितियों को सहना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार धरती को भी गर्मी, सर्दी, वर्षा अनेक कठिनाइयों को सहना पड़ता है। देखो, जैसे शरीर है उसे भी अब हमारा शरीर से सर्दी, गर्मी सभी मौसम को सहना पड़ता है, उसी तरह जो धरती है उसको भी क्या करना पड़ता है, इन सभी ऋतुओं को, मौसम को सहना पड़ता है। इसीलिए मानव और जो शरीर है दोनों में क्या बताई गई है, समानता बताई गई है। अब है प्रश्न नंबर 13। देखो क्या कहा गया प्रश्न नंबर 13 में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। एक पैराग्राफ लिखना है आपको। प्रातःकाल की सैर से लाभ, दूरदर्शन के लाभ और मेरा प्रिय खेल। तो देखो, दूरदर्शन यहाँ पे इंटरनेट भी कह सकते हैं। दूरदर्शन का मतलब, दूरदर्शन मतलब कि टीवी होता है, वैसे टीवी के लाभ, लेकिन अब इस तरह को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे इंटरनेट के लाभ आ जाएगा कि इंटरनेट के क्या लाभ हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी राइटिंग स्किल इससे अच्छी हो जाएगी। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जो है निबंध, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी हैं जहाँ से आपके निबंध आ सकते हैं। तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए चाचा जी को पत्र लिखना है। तो आपको इसका फॉर्मेट जरूर याद कर लेना है कि इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले देखो, आपको आपका एड्रेस लिखना है। मैंने तो यहाँ पे कुछ भी एड्रेस लिख दिया, आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं। B475 गोमती नगर, नई दिल्ली। 17 उस दिन की तारीख लिखनी है, 17 फरवरी 2024। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। ये चीजें लिखनी भी जरूरी होती है, क्योंकि इसके अगर आप और कुछ नहीं लिखते तो इसी के आपके 2 मार्क्स तो आपको इसी चीज की मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं आपको इसमें जो पत्र है इसमें क्या लिखना है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, आपके द्वारा मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेजी गई बड़ी प्राप्त हुई घड़ी, यहाँ पे घड़ी आ जाएगा, घड़ी प्राप्त हुई जिसे पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। यह मुझे अत्यंत सुंदर और उपयोगी लगी। मैं स्वयं भी काफी समय से घड़ी, यहाँ पे थोड़ा लिखते थोड़ी गड़बड़ होगी, घड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा था। कई बार मुझे बहुत से कार्य करने में देरी हो जाती थी। अब मैं स्वयं को नियमित बनाने का प्रयत्न करूंगा। जन्मदिन पर बहुमूल्य उपहार भेजने के लिए हार्दिक धन्यवाद। पूजनीय चाची जी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। तो ये घड़ी आ जाएगा, थोड़ा सा लिखते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको ध्यान से, बस जो मिस्टेक है उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका अपना अनुज या कोई भी नाम हो सकता है। इसके अथवा में है, देखो इसके अथवा में क्या कहा गया है, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। इसके और में है ये, इनमें से कि अपने सफाई के लिए पत्र लिखना। तो देखो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें लिखने के भी नंबर होते हैं, स्टार्टिंग में लिखने के 2 नंबर, लास्ट में लिखने का 1 नंबर और जो बीच का आप लिखते हो उसका 2 नंबर। तो इस तरह से आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। स्टार्टिंग कुछ ना आए तो एटलीस्ट स्टार्टिंग का जरूर लिख के आया करो। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली नगर निगम दिल्ली। और उसके बाद में विषय मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र। अब देखो क्या करना है हमें आगे, किस तरह से लिखना है। देखो यहाँ पर ये देखो थोड़ा, ये देखो हम देखते हैं। पहले लिखना है श्रीमान जी। अब देखो क्या लिखना है, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की सफाई संबंधी कुव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। जनकपुरी मोहल्ले में सफाई कर्मचारी सप्ताह में 1 या 2 बार आते हैं। प्रतिदिन सफाई न होने की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं जो जानवरों द्वारा बिखेरा दिया जाता है। नालियों में पानी सड़कर बदबू मार रहा है, जिससे क्षेत्र में मक्खी और मच्छरों की भरमार हो गई है। इस कारण बीमारी फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अचानक दौरा कर स्वयं स्थिति का जायजा लें, साथ ही सफाई कर्मचारी को नियमित सफाई के आदेश दें। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद भवदीय सुकांत या जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, दिल्ली और डेट डाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली की जगह आप अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनकपुरी के बारे में बताया गया तो जनकपुरी, इसके अलावा आप यहाँ पे रमेश नगर या मोती नगर कुछ भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है। आप कमेंट में अपना एड्रेस बताइएगा स्कूल का कि आप कौन से स्कूल से हैं या कौन से एरिए से हैं, ठीक है। और आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप वहां पर वो भी जान सकते हैं।
इसके अलावा इंस्टा पर भी मेरी आईडी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल से संबंधित वहाँ पर मिल जाएगी। SMAR@TSTUDY10 स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से जो आईडी है उससे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने शुरू नहीं किया, कुछ कुछ ही डाली, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर स्टार्ट करूँगी, जिससे कि शॉर्ट में आपको आंसर्स मिल जाए या शॉर्ट में वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आज का सैंपल पेपर हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द बाकी सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर आ जाएंगे। आप ज़रूर उसको तैयारी करके अच्छे से अपने जो फाइनल एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले जाइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके ज़रूर मतलब पूछिएगा, जिससे कि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ आपके क्वेश्चंस की। थैंक यू गाइज।